बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 16 नेशनल बुक फाउंडेशन फिजिक्स क्लास 10 में रेजिस्टिविटी विच इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 4 था उसमें स्टडी किया था रेजिस्टेंस के हवाले से। हमने कहा था अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। यानी एक ऑब्जेक्ट, ये फर्ज करें ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसमें चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, और चार्जेस फ्लो होने में अगर इसको इस कंडक्टर से गुजरने में रुकावट पेश आ रही है और ये आती है रेजिस्टेंस, जो जितनी वो रेजिस्टेंस फ्लो अपोज होता है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V ओवर I। ओहम्स लॉ से मैंने ये प्रूव करके बताया था, अगर याद। आज हम एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो ये पिछला टॉपिक, तो मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी कि इस रेजिस्टेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों से होता है। एक मैंने बताया था फिजिकल स्टेट, और मैंने एक बताया था टेम्परेचर। इन दो चीजों से रेजिस्टेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है, इन दो चीजों से। इसमें जो फिजिकल स्टेट है, यानी इस कंडक्टर की हालत, तिब्बी हालत क्या है, टेम्परेचर पे नहीं कर रहे, उस पे भी मैंने बताया। मैंने कहा फिजिकल स्टेट का मतलब है, फर्ज करो अगर आपके पास ये कंडक्टर इस शक्ल का दिया और मैं इसकी लंबाई बड़ी कर दूं, लेंथ बड़ा कर दूं, तो ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यानी पहले करंट अगर इसमें से जा रहा है, फर्ज करो ये अगर कंडक्टर होता, यहां से करंट जा रहा है, तो इसको जितनी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर मैं इसके साथ एक और इसी लेंथ का कंडक्टर उसी तरह का ऐड कर दूंगा तो मुझे डबल लेंथ यानी डबल रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी जितनी जितनी लेंथ बढ़ती है मैटर ऑब्जेक्ट की या कंडक्टर की, उतना उतना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। दूसरा मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया था। मैंने कहा था जितना एरिया बढ़ेगा उतनी रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर फर्ज करो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा है, आराम से करंट गुजर रहा है, लेकिन अगर मैं इसका दबा के स्क्वीज करके छोटा कर दूं एरिया, इसकी रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स मजीद कंपैक्ट हो गए, और कंपैक्ट होने से अब मुश्किल होगा कि वो चार्जेस उसके अंदर से फ्लो कर सकें। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल कि अगर एक पानी को छोटे पाइप में से गुजारें, मुश्किल से गुजरता है, बड़े पाइप में से गुजारें जिसका होल बड़ा हो, वो ज्यादा आसानी से गुजरता है। तो छोटा अगर हम इसको कंप्रेस करके स्क्वीज कर दें, रेजिस्टेंस में इजाफा होगा। अगर हम इसको बड़ा कर दें, खुला कर दें, तो इसकी रेजिस्टेंस में कमी आएगी। यानी इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं, एक ही रेजिस्टेंस डालूं, ये होता है L इंटू 1 ओवर A। L1 से L होगा, L ओवर A आ गया। आप लोगों को यह बात पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाए, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। कांस्टेंट यहां कांस्टेंट लग रहा है रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका साइन रो का होता है, रो जैसे डेंसिटी का साइन आप लोगों ने पढ़ा था। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है आपका इस पूरी इक्वेशन का, ठीक है। आई होप आप लोग समझ होंगे। ए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एल मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया आर ए ओवर एल। आर ए ओवर एल ये आ गया हमारे पास। अब ये आर क्या चीज है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस है जिसकी यूनिट होती है ओहम। ए एरिया है जिसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और एल लेंथ होता है जिसकी यूनिट होती है मीटर
स्टूडेंट्स मीटर उसके स्क्वायर से कटा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो होगी ओहम मीटर। क्या यूनिट होगी स्टूडेंट्स? ओहम मीटर। तो बच्चों रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी में फर्क क्या हुआ? रेजिस्टेंस तो कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते होते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी किसी भी वायर की वो रेजिस्टेंस जो उसकी लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर में हो, यानी 1 मीटर की वायर और उसका 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, उसमें जितनी रेजिस्टेंस का सामना उसको करना पड़ रहा होगा उस रेजिस्टेंस को कहेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का बहुत गहरा ताल्लुक होता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, यानी मटेरियल की अपनी नेचर क्या है उस पे होगा। हर मटेरियल का डिफरेंट नेचर होता है और उसकी डिफरेंट रेजिस्टिविटी होती है। आप ये समझ लें कि रेजिस्टिविटी एक इंट्रिंसिक नेचर होती है, यार की अपनी नेचर। समझ आ गई मेरी बात? नहीं आई? यानी इसकी एग्जांपल यूं लेते हैं, मेरे पास 500 रुपीज थे, 500 रुपया था, मैंने 2 टाइम का खाना खाना है आज और एक नाश्ता करना, उस 500 रुपए में करना है, और मैं एंड ऑफ द डे मैं 450 रुपया खर्च करता हूं, 450, और 50 बचा लेता हूं। तो मैं किसी दोस्त के साथ मिलता हूं, दोस्त कहता बड़ा कंजूस है यार, 450 में तूने 3 टाइम का खाना भी खा लिया। ठीक है, ये था, मैंने सर्कमस्टांसेस को देख के पैसे खर्च किए। मुझे पता था कि मुझे 500 में मैनेज करना है, मेरे पास 3 डिफरेंट जो हैं वो खाने के टाइम में, और ये ना हो कि मेरे पास पैसे कम हो जाए वरना मुझे भूख लग जाएगी। अब एक बंदा है ही कंजूस, इंट्रिंसिक नेचर है उसकी, ठीक है, एक उसकी इंट्रिंसिक नेचर है। आप उसको 500 देते हैं, कहते हैं जी भाई तूने ये 500 रुपए में 3 टाइम खाना खाना है, और वो रात को 400 रुपए बचा लेता है। 100 रुपीज में वो कुछ ना कुछ खा के, घास छास खा के पूरा कर लेता है। सब कहते हैं वाह भाई कंजूस है। वो कहेगा बिल्कुल मैं कंजूस हूं, क्योंकि ये तो मेरी इंट्रिंसिक नेचर है पैसे बचाना। ये एक जॉब के लिए के तौर पर बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस में इजाफा होता है, एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस में कमी आती है। ये इसका रेजिस्टेंस के साथ ताल्लुक है। लेकिन एक चीज और है बच्चों, दैट इज उसकी अपनी फितरत। ठीक है, नाश्ता करने से पैसा ज्यादा खर्च होता है, लंच ना करने से पैसा कम खर्च होता है। लेकिन एक उसकी अपनी नेचर है, वो रात का खाना भी नहीं खाता, यानी मजीद कंजूस है वो बहुत ज्यादा। वो तो पैसे बचाने, उसको पैसे 100 रुपए भी तो वो उसकी जो अपनी नेचर है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हर एक की अपनी नेचर होती है, यानी वो उसके अपने अंदर का जो वो होता है सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक नेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस में चेंजेस इस वजह से आ सकती है, जबकि रेजिस्टिविटी अपने नेचर को लेके चलती है, जो उसके अंदर सलाहियत होती है। सिल्वर की अपनी नेचर है, कॉपर की अपनी नेचर है, लोहे की अपनी नेचर है, एलॉय की अपनी नेचर है, हर एक की अपनी नेचर होगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जिसकी रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स ज्यादा होगी, करंट आराम से उसमें से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस of that particular 1 meter square area with respect to its length is always greater। जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, आराम से करंट गुजर गया, लेकिन उसके बरक्स अगर आप कोई और ले ले, जैसे रबर ले लें, तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आप जितना मर्जी उसकी लेंथ और एरिया में जो मर्जी कर लें, उसकी अपनी नेचर ही ऐसी है कि वो आराम से करंट को फ्लो नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी डिपेंडेंस होती है, वो है उसका टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस
ऑन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या डिपेंडेंस होती है? रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको दो तरीकों से समझाऊंगा, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में समझाऊंगा। पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? कंडक्टर्स की। फिर बात करेंगे इंसुलेटर्स या नॉन या सेमीकंडक्टर्स की बात करें। पहले बात करते हैं हम कंडक्टर्स की। देखो बच्चों, फर्ज करो ये मेरे पास एक मटेरियल है, मैं ये कंडक्टर है और मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमेशा डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ लगानी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो चार्जेस हैं वो प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाएंगे? फ्लो करना शुरू हो जाएंगे हमारे पास। अब फर्ज करो इस वक्त इसका जो टेम्परेचर है वो आप समझ लें, टेम्परेचर वो T0 है, फर्ज करो, ठीक है। यानी अभी हमने टेम्परेचर में इजाफा नहीं किया। और इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी सॉरी, वो हमारे पास ρ0 है, ये फर्ज करो, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी का रो साइन होता है। अब मैंने क्या किया? इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर में इंक्रीज किया, जो नया टेम्परेचर आया, स्टूडेंट्स, वो हमारे पास T प्राइम हो गया और जो नया रेजिस्टेंस आया वो ρT आ गया, नया आ गया। अब डेफिनेटली एक बात तो आपको पता है कि अगर कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इनके अंदर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी और जो इसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे दे वोंट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू, वो इतने आराम से अलाउ नहीं करेंगे कि चार्जेस उसके अंदर से गुजर जाएं। तो इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई आपके पास, यानी रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई आपकी बहुत ज्यादा। रेजिस्टिविटी के बढ़ने से आपके पास क्या हुआ? अब रुकावट मजीद पैदा हुई, करंट स्लो हो गया हमारे पास। यानी अगर मैं टेम्परेचर में फर्क बताऊं, टेम्परेचर में, तो मैं क्या करूंगा? जो पहला टेम्परेचर था वो क्या था? T0, दूसरा था T। ये जो दूसरा वाला था ये ज्यादा था, पहला वाला कम था, यानी ये डिफरेंस है। और रेजिस्टिविटी में जो फर्क आया हमारे पास, वो हमारे पास ρT माइनस ρ0 ये आ गया, इन दोनों का को माइनस करके आ रहा है हमारे पास। कंडक्टर्स में जब हम चेंज इन टेम्परेचर अगर पॉजिटिव हो, यानी अगर ये पॉजिटिव हो, तो स्टूडेंट्स चेंज इन रेजिस्टिविटी भी पॉजिटिव होती है हमेशा। वजह देखें, टेम्परेचर फर्ज करो 30 था, रेजिस्टिविटी हमारे पास 40 थी, टेम्परेचर 50 कर दिया, रेजिस्टिविटी 45 हो गई, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ी, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ी। तो अगर मैं 50 में से 30 माइनस करूं तो 20 आंसर आता है। इस तरह 45 में से मैं माइनस 40 करूं तो 5 आंसर आता है। आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अगर ये कम था तो ये भी कम था, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। मींस जब इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो अगर ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है ये भी आएगा, क्योंकि ये भी बड़ा था ये भी बड़ा था। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस करेंगे, इधर बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस करेंगे, यू गोना गेट पॉजिटिव वैल्यू। इफ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एज वेल। ये कंडक्टर की बात कर रहा हूं। अब मैं चलता हूं सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर्स हो गए या हमारे पास इंसुलेटर्स हो गए। और इंसुलेटर में ज्यादा लिखता नहीं होता, क्योंकि आमतौर पे हम करंट का काम इंसुलेटर पे कम ही करते हैं। ये देखें, सेमीकंडक्टर की एक सिलिकॉन है, फर्ज करो सबसे मशहूर सेमीकंडक्टर है, हमारा यहां चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर की नेचर जो है ना, वो कंडक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद नहीं होते, क्योंकि वहां जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली एटम्स के अंदर मौजूद होते हैं और उन्होंने एटमों को कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जोड़ा हुआ होता है। जैसे ये सिलिकॉन है, फर्ज करो, तो सिलिकॉन के इधर अगर सिलिकॉन चौथे पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में होता है, चेक कीजिएगा।
और जर्मेनियम भी फोर्थ में होता है। ये दोनों हमारे सेमीकंडक्टर हैं। तो ये इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चौथे ग्रुप में हो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में होते हैं। तो ये एक और सिलिकॉन को यहां से पकड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड से, एक और सिलिकॉन को यहां से पकड़ेगा, एक और सिलिकॉन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां से पकड़ेगा, और एक सिलिकॉन को यहां पकड़ेगा। इसके अपने भी होंगे मजीद। तो ये बीच वाला सिलिकॉन, इसी तरह ये सिलिकॉन को आगे से चारों तरफ से पकड़ा गया होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एक बड़ी आइडियल कंडीशन में मौजूद है, एंड दे डोंट वांट टू जस्ट रूइन देयर बॉन्ड। वो अपने बॉन्ड को तोड़ने नहीं चाहते हो। कहते हैं भैया क्यों हम ऐसा करें, अच्छा खासा खानदान हमारा क्रिएट। लेकिन अगर हीट बढ़ जाए ना, आमतौर पे वैसे ये बॉन्ड टूट ही जाता है, क्योंकि आमतौर पे ये जो हीट होती है ना, ये हीट भी इसके लिए काफी ज्यादा होती है, इससे ये बॉन्ड टूट जाता है। एक बॉन्ड टूट जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, 7 इलेक्ट्रॉन उसके मौजूद होते हैं। बॉन्ड टूटने की वजह हीट है। हीट क्या करती है, इसके अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। अब ये मूव करना चाहते हैं, ये उस थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चल ही नहीं सकते, दे आर बाउंड टू बी देयर, ये उस जगह पर मौजूद है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहता है जा भैया मैंने खुदकुशी कर ली, मैं यहां से जाने वाला हूं, मैं इस सफोकेशन के माहौल में नहीं जी सकता। वो मारता है छलांग और जाके यहां से उस मैटर का हिस्सा बन जाता है। अब बाकी कहते हैं शुक्र है यार हमें थोड़ा सा, जैसे अगर बस की सीटों पे 2 जगहों की सीटों पे 3 बैठे हुए हो तो फंस के बैठे होते हैं, एक उठ जाके शुक्र है यार हम आजाद हो गए। ये वाले कहते हैं शुक्र है यार चल उधर जाता हूं उस होल में, ये उसमें जाता है, यूं यूं चलना शुरू हो जाते हैं सारे। क्योंकि एक जो जिसने खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था, वो अब एंजॉय कर रहा है मेटल के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपके हर बॉन्ड में से अगर एक एक टूटता है तो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं, यानी 4 एटम 5 एटम मिलकर अगर आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहे, सो यू वोंट हैव इनफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इंसुलेटर में ये जो बॉन्ड बने हुए होते हैं ना, ये टूट जाते हैं। क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ती है, थर्मल एनर्जी काइनेटिक में शिफ्ट होना चाहती है, और काइनेटिक में की वजह से आपका ये बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मजीद आ जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन मजीद आए बच्चों, चार्जेस जितने ज्यादा आ जाएं, करंट का फ्लो उतना स्मूथ हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, चार्जेस अच्छे हो जाते हैं। तो यहां उल्टा हो जाता है, यानी इसमें तो यह था ना, if temperature 1 is smaller than temperature 2, तो इधर रेजिस्टिविटी 1 भी स्मॉलर थी रेजिस्टिविटी 2 से इधर, यानी हमने टेम्परेचर कम था तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम थी, रेजिस्टिविटी बढ़ गई टेम्परेचर के बढ़ने से। यहां उल्टा हो गया, टेम्परेचर कम था रेजिस्टिविटी थी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन आए, जिससे रेजिस्टिविटी कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, करंट ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लो करना शुरू होगा। यानी यहां ये बात, अगर आपका टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 से छोटा है तो रेजिस्टिविटी 1 रेजिस्टिविटी 2 से बड़ी हो जाएगी। तो याद रखें, अगर टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 बढ़ रहा है, भूलना नहीं इस बात को, टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी 1 से रेजिस्टिविटी 2 बढ़ रही कम हो रही है। तो अगर आप T2 में से T1 माइनस करते हैं, पॉजिटिव आंसर आता है, तो रो2 में से रो1 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। जिस तरह ये दोनों आंसर आपको पॉजिटिव मिल रहे थे, सेमीकंडक्टर्स में आपके साथ ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। यानी आपका अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है तो चेंज इन रेजिस्टिविटी हमेशा हमारे पास नेगेटिव होगी, याद रखना इसमें। लेकिन बहरहाल चेंज होगी, ये मैं बताऊं, यानी आप और इधर टेम्परेचर बढ़ा दें, रेजिस्टिविटी और बढ़ जाएगी, यानी चेंज और बढ़ जाएगी। मैंने कहा ना, अगर टेम्परेचर में चेंज 20 लाते हैं, रेजिस्टिविटी में 5 होती है, टेम्परेचर में चेंज 40 लाए, रेजिस्टिविटी में चेंज जो है वो 10 हो जाएगी, डबल हो जाएगी चेंज। इधर भी ऐसा ही है, टेम्परेचर में चेंज से अगर रेजिस्टिविटी में -5, क्योंकि नेगेटिव आ रही है, -5 हो रहा है, तो टेम्परेचर के डबल चेंज में से रेजिस्टिविटी -10 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एज अ होल दोनों में रिजल्ट एक ही जैसा आ रहा है कि टेम्परेचर के चेंज से रेजिस्टिविटी में चेंज आ रही है, और टेम्परेचर का चेंज जितना बड़ा होता जा रहा है, रेजिस्टिविटी का चेंज भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। तो ये मैं कह सकता हूं कि चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं जरा थोड़ा सा ये मिटाऊंगा, फिर अच्छे तरीके से इसको लिखता हूं। तो बेटा क्या आपने समझा? देखिए मैं यहां लिखूंगा कि change in resistivity is dependent on change in temperature. तो change in resistivity is directly proportional to change in temperature. ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। चेंज इन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के चेंज से बढ़ती है, लेकिन एक चीज से और भी बढ़ती है, ठीक है, वो है इसकी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी से भी बढ़ती है। अगर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी ज्यादा होना स्टूडेंट्स, ओरिजिनल फर्ज करो इसकी ओरिजिनल रेजिस्टिविटी 25 ओहम मीटर है, तो इसमें चेंज अगर आ भी गई तो कितनी 5 आएगी। लेकिन ओरिजिनल रेजिस्टिविटी 50 है तो चेंज फिर 10 आएगी। देखिए ना, आप खुद अंदाजा लगाएं। आप 500 रुपए का एक बिजनेस करते हैं और एंड ऑफ द डे शाम को आप कहते हैं जी मुझे नुकसान हो गया, तो आपके फादर पूछते हैं कितना नुकसान हुआ, आप कहते हैं जी 5000 का नुकसान हो गया। वो 2 थप्पड़ लगाएंगे आपको, भैया 500 में से तुझे कितना नुकसान हो सकता है? बहुत हुआ तो 500 ही हो सकता है। आपने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा नुकसान होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं 50 लाख का, तो आपको नुकसान कितना होगा? कम, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख हो सकता है, और 10 लाख भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। लेकिन जितनी बड़ी चीज उतना नुकसान भी ज्यादा, जितनी छोटी चीज उतना नुकसान भी छोटा। इसी तरह जितनी बड़ी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन रेजिस्टिविटी, जितनी बड़ी रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो इसकी पहली रेजिस्टेंस थी, उतनी चेंज भी ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल 25 है, आप हीट देके या कोई और काम करके कितनी है रेजिस्टेंस में चेंजेस लेकर आओगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में? अब ये तो नहीं है उसको 100 कर दोगे, नेवर। एक को 5 की चेंज आएगी, 6 की आएगी, 8 की आएगी। लेकिन अगर ओरिजिनल रेजिस्टिविटी इसकी 5000 है फर्ज करो, तो बच्चों इसमें चेंजेस भी अच्छी खासी आएंगी, क्योंकि बड़ी चीज में जो मार्जिन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चेंज इन रेजिस्टिविटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ओरिजिनल रेजिस्टेंस के, जो इसकी ओरिजिनल पहली रेजिस्टेंस थी। तो बच्चों अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर लूं तो ये होगा प्रोपोर्शनैलिटी लगाकर रो नॉट डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो किसका साइन लगता होता है स्टूडेंट्स? इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है। कांस्टेंट यहां लगेगा अल्फा। क्या लगेगा? अल्फा। इस अल्फा को क्या कहते हैं तो मैं बताता हूं, रो नॉट डेल्टा टी। इस अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्मल कोएफिशिएंट नाम सही है इसका, ये भी हो सकता है। अब देखें, अगर मैं फर्ज करें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं इनको इस साइड ले जाऊं, ये हो जाएंगे यहां जाके डिवाइड, रो नॉट डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा के। अब अल्फा की ये डेल्टा पी की वैल्यू क्या हमारे पास? ये देखें, डेल्टा पी की वैल्यू थी रो टी माइनस रो नॉट, यानी इस जगह इसको लिखते हैं रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, यानी अल्फा हमारे पास ये आ गया। सो व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? सो आई एम गोना टेल यू कि रेजिस्टिविटी, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ये क्या है और इसकी यूनिट क्या है हमारे पास? दिस इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की चेंज है, द चेंज इन रेजिस्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। यानी चेंज इन टेम्परेचर और ओरिजिनल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के हिसाब से कितनी चेंज आई है रेजिस्टिविटी में, गर्म करने से कितनी आई है चेंज। हर एक की सेम नहीं आती। आप ये 1 मीटर का कॉपर ले लो और 1 मीटर का सिल्वर ले लो, 1 मीटर का लोहा ले लो, और फर्ज करो कि इनमें आप हीट देते हो और इनमें चेंजेस लाना चाहते हो, तो हर एक की अल्फा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। वो इसका अपनी नेचर है भाई,
अपनी नेचर से ये डिसीजन लेगा। ठीक है, कोई टेम्परेचर पर बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, कोई कहता है ना भैया मुझे तो कोई फील ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे सर्दियों में भी बड़ी गर्मी लगती है आमतौर पर, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूं वो उन्होंने क्या क्या नहीं पहना हुआ होता, तो मैं अक्सर हैरान होता हूँ, या अल्लाह, या तो वो रॉन्ग जगह पर मैं हूँ। मेरा एक्चुअल ताल्लुक, चले वैसे मैंने कभी जिक्र नहीं किया, मेरा एक्चुअल ताल्लुक भी कश्मीर से है, एक ठंडे इलाके से, लेकिन ये रीजन नहीं है। हर एक का अपना इंट्रिंसिक मैटर है जो उसको प्रोवोक करता है कि सर्दियों में उसने कैसा रहना है और गर्मियों में कैसा रहना है। कुछ लोगों को बहुत ठंड लगती है, कुछ लोगों को ठंड नहीं लगती। आई लिव्ड 6 years इन यूके, मैं 6 साल इंग्लैंड में रहा। ठीक है, और यकीन करें मुझे वहां भी थी, हालांकि वहां अक्सर औकात बर्मिंघम में चले जाएं तो सर्दियों में -10+ भी हो जाता था, -10+ तो नहीं कहेंगे, -10 हो जाया करता। सो अक्सर औकात में गोरों को भी देखा करता था कि वो बड़े, यानी वो बड़े तैयार होकर एहतियात से जाया करते थे। सो यूज्ड टू वर्क इन फर्म, एक फर्म में जॉब करता था। वो अक्सर कहा करते थे, यार क्या तू ऑर्डिनरी सा कोट पहन कर आ जाता है, जैकेट। तो मैं कहता था यार मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती। ये मेरी इंट्रिंसिक नेचर थी, बट आई सॉ मेनी पीपल देयर, वो भी बिल्कुल मेरी तरह बिहेव करते, लेकिन कुछ मैंने ऐसे देखे जो कि मतलब पूरी पूरी डुवेट या मतलब कंबल ब्लैंकेट्स पहन ओढ़ कर वो आ रहे होते थे, कि उनको बहुत लगती थी। यहां भी बच्चों ऐसा ही है। कॉपर कहेगा ना भैया मुझे नहीं गर्मी लगती, मैं तो नहीं बिगड़ूंगा उस हिसाब से। वो कहेगा ना भाई मैं तो बिगड़ूंगा। हर एक ने अपने हिसाब से तब्दील होना होता है, ये उसकी इंट्रिंसिक नेचर होती है। बहरहाल याद रखें, इसकी यूनिट पे आते हैं। इसकी जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, ओहम मीटर होती है। इसकी यूनिट भी ओहम मीटर है और इसकी यूनिट केल्विन है। ओहम मीटर से कटा केल्विन ऊपर चला जाएगा, पर केल्विन आएगा। अल्फा की जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स, दैट इज पर केल्विन। पर केल्विन कहते हैं इसकी यूनिट को। सो ये भी डिपेंडेंट होता है, हर एक ऑब्जेक्ट के अपने नेचर पर होता है। ये आगे जाके पढ़ेंगे इसकी क्या रीजन है, आगे मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो आपको मजीद रीजन का समझ आएगा। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। ये हो नहीं सकता कि मैं समझाऊं और आप लोग, सॉरी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन जनरली स्पीकिंग आई पुट वेरी गुड इनपुट इन दिस लेक्चर। आई एम श्योर आप लोगों ने समझा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।